बताऊं तो एमपीपीएससी का, ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सहायक प्रणाली। तो उसी में सहायक प्रणाली में मैंने आपको प्राथमिक प्रणाली, व्यक्तिगत कार्य, समूह कार्य और सामुदायिक संगठन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, और हर टॉपिक या समाप्त होने के बाद मैंने आप लोगों को एमसीक्यू भी करवाया है हर टॉपिक के बाद। ठीक है, और उसके बाद मैंने सामाजिक क्रिया के साथ साथ मैंने आप लोगों का सामाजिक शोध भी समाप्त कर चुका हूँ। रिसर्च का सिर्फ इस टॉपिक में अगर कोई पॉइंट बचा हुआ है तो निदर्शन बचा हुआ है, और निदर्शन मैं 8 बजे से करवाऊँगा, और आज नहीं, वो शायद कल होगा, कल या तो परसों करवाऊँगा। ठीक है, निदर्शन का मतलब सैम्पलिंग होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से ज्वाइन हुआ करें। ठीक है, शाम वाली क्लास भी आप लोगों का लिंक यही रहेगा। शाम की क्लास में कोई लिंक में परिवर्तन नहीं होगा, डेली लिंक यही मिलता है आप लोगों को। ठीक है, लिंक में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर लिंक नहीं भी पहुंच पाता है आप लोगों के पास तो भी आप इसी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन किया करें आप लोग। ठीक है, और यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत एक बात है, वहाँ पर लिखी गई है सहायक प्रणाली, जिसको आप सेकेंडरी मेथड कहते हैं, और ये एंड्रियास वाल्टर फ्रेडलैंडर ने दिया था। और उसी फ्रेडलैंडर के दिए गए प्रणाली में ये समाज कल्याण प्रशासन है। उसी समाज कल्याण प्रशासन में कुछ महान भाव लोगों ने, कुछ विद्वान लोगों ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, और पुस्तक का नाम है चौधरी डीपी के द्वारा 1992 में लिखा गया था, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो समाज कल्याण के लेकर ध्यान सुनना आप लोग। समाज कल्याण प्रशासन में एक पुस्तक आई है जिनका नाम है चौधरी डीपी, 1992 में लिखा था ये। तो सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पर अगर ध्यान में रखना है तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समाज कल्याण प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका किताब और किताब का नाम याद रखना, वर्ष नहीं याद रखना है कि कौन सी वर्ष में आना है। ठीक है, ये एग्जाम में इतना डीप में प्रश्न नहीं बनता है। हाँ, बनता वहाँ पर है जैसे मैरी रिचमंड से लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं, तो मैरी रिचमंड का नाम याद रखना, सोशल डायग्नोसिस में उसका नाम आता है तो वो याद रखना है। और फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केस वर्क के बारे में आता है, तो 1922 में लिखा था, तो वो याद रखना होगा। ठीक है, केस वर्क वाले में यहाँ पर ये आपको याद नहीं रखना। ठीक है, यहाँ पर चौधरी डीपी का नाम याद रखना। ऑप्शन में ये यूजीसी में प्रश्न बनाया गया है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इसे ध्यान रखिएगा। गोयल, देखो यहाँ पे गोयल, और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ गोयल, कौन से गोयल? ग्रेस कोयले वाले नहीं है, ये गोयल अलग है। ठीक है, ग्रेस कोयले अलग हैं जो कम्युनिटी वर्क ग्रुप वर्क में आते हैं, उनका नाम अलग है, ये कोयल का नाम है। ठीक है, तो गोयल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन खंड 1। अब खंड की बात अगर जब करेगा, कोई पार्ट में डिवाइड किया, जैसे नहीं आप लोग कहते भाई किसी फिल्म का पार्ट 1 आया, जैसे बाहुबली 1, बाहुबली 2, बाहुबली 3 आ रही है, आने वाली है, आई थिंक शायद ऐसे कुछ। तो उसी तरीके से यहाँ पर गोयल एस के द्वारा एक किताब लिखी गई, उसका नाम था सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन खंड 1, पार्ट 1 और के लिए आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्यों मैं बता रहा थोड़ा सा, क्योंकि नई दिल्ली है, और नई दिल्ली से रिप्रेजेंट हो जाता है भारत का, है ना। भारत का ये भी है, ऐसी बात नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि पार्ट 1 को लेकर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया भारत को, तो ये आप ध्यान रखना। और चौधरी डीपी का नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 2 किताबें हुई, और ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर उनका पूरा नाम है। 1955 में इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर के बारे में बात किया है इन्होंने, इनके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, तो ये तो याद रखना ही है आप लोगों को। ठीक है, कॉन्सेप्ट, इनके एक और किताब देखिए, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क, इसके बारे में तो मैंने बताया रखा ही आप लोगों को, है ना, ये भी वही है। ठीक है, विलियम रीड आपने नाम सुना होगा कि कार्य केंद्रित को लेकर बात किया था। कार्य केंद्रित को लेकर किसने बात किया था? विलियम रीड और लोरा ने, है ना। तो विलियम रीड वही हैं जो कार्य केंद्रित, जिसे टास्क सेंट्रल्ड, जिसके टीसी आपने बोला था, मैंने अगर आप सबको बताया भी था, पिंकस और मेनहम का समाज कार्य अभ्यास में 4 मॉडल दिए गए थे, वो समाज कार्य हस्तक्षेप को लेकर, और ये यूजीसी का एक बार प्रश्न बनाया गया था, मैंने वहाँ पर बताया भी था आप लोगों से। और वो जितने भी टीसी की बात मैं करूँ, टास्क सेंट्रल्ड की बात करूँ, या व्यक्ति केंद्रित की बात करूँ, जहाँ पे सेवार्थी केंद्रित है। ठीक है, और नैरेटिव का एक पॉइंट ये भी आता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है नैरेटिव को लेकर भी। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, वो सारी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। और लोरा की जो पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका नाम है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ऐसे में है कौन सा टिक मारूं, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में
फ्रीडलैंडर का भी नाम आ रहा है, और विलियम रीड का भी नाम आ रहा है, और साथ साथ आप देख रहे हैं गोयल का भी नाम आ रहा है, और साथ साथ लोरा का नाम दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से ना आपसे ना तो यहाँ पर पूछेगा, जैसे मैं बताऊँ के डी का नाम दे दे, के डी का नाम दे देगा आप लोगों से, ठीक है, और आप लोगों का लिन क्लार्क का नाम दे देगा, ठीक है, पार्लियामेंट का नाम दे देगा। ये नाम मैच नहीं करेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट जितने मैंने बताया है, लेकिन नाम नहीं मैच करेंगे, ठीक है, ऑप्शन में नाम मैच नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप नाम को ध्यान से इसको यहाँ पे याद रखना होगा, नाम कौन किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर बात को रीड का, तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इसी का है, ठीक है। और ये इसको छोड़ दीजिए बिकेंडेन का, ठीक है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और किताबों का नाम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो पता हो चुका है चौधरी डीपी का, है ना, पता हो क्या, डिमोक, देखो पब्लिक नाम है इसका, ठीक है, डिमोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक आप देखो सोशल के बारे में पढ़ रहे थे, समाज के बारे में पढ़ रहे थे, समाज एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे पब्लिक पढ़ेंगे, तो पब्लिक में डिमोक का नाम आएगा, ठीक है, डिमोक का नाम याद रखना है, ये तो आपको पता हो चुका है। टिटमस, अच्छा ये देखो टिटमस, टिचमर, टिस्मट, ये अलग है, टिचमर का नाम अलग आता है साइकोलॉजी में, और टिटमस अलग आता है, ठीक है, याद रखिएगा, टिटमस अलग है, टिचमर अलग है, टिचनर उसका नाम है, ठीक है। तो टिटमस ने जो कहा है 1958 में, एक्सचेंज ऑन दी वेलफेयर स्टेट की बात की है, ठीक है, एक्सचेंज ऑन दी वेलफेयर की बात की है। तो ये किताब के नाम है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क के बारे में बात हो रही है, इन इंडिया को लेकर खंड 3 की बात हो रही है, कल्याण प्रशासन सरकार के द्वारा इसको स्थापित की गई थी या लाई गई थी, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। एस पाठक का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको IMP करिएगा, पाठक का नाम ऑप्शन में मैंने पढ़ा है कई बार, तो सोशल वेलफेयर इसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है, सोशल वेलफेयर। तो ये कुछ किताबें के नाम थे जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा समाज कल्याण प्रशासन से। तो समाज कल्याण प्रशासन एक अलग से पार्ट भी है, देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि समाज कार्य की द्वितीयक विधि, जिसको आप कहते हैं सहायक प्रणाली या सहायक विधि भी कहते हैं, वही चीज़ है। और इसमें मैंने आप लोगों को समाज कार्य शोध के बारे में कुछ पॉइंट बता चुका हूँ, और इसमें रह गया है आपको आंकड़े का संकलन करना और आपका निदर्शन, मतलब सैंपलिंग रह गया है इसमें, ठीक है, ये रह चुका है। और समाज कार्य की तकनीकी और उपकरण अभी मैं हो सकता है अभी फिनिश कर दूंगा, बहुत ईजी है ये तो, तकनीकी और उपकरण। और आज अभी मैं जो क्लास ले रहा हूँ ये समाज कल्याण प्रशासन का ले रहा हूँ इसका, तो इसमें मैं केवल आपको अर्थ बताऊंगा, परिभाषा बताऊंगा, कुछ कार्य बताऊंगा, बस इतनी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि इतना ही पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी इसका ऐतिहासिक विकास की बात करूँ तो वो अलग है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उन्होंने केंद्र में अलग किया है, जैसे आपने CARA का नाम सुना होगा, क्यारा एक एक्ट है, तो वो केंद्र के अंतर्गत आता है। आपने नाम सुना होगा कि सेंट्रल बोर्ड सोशल वेलफेयर का नाम सुना होगा, सोशल वेलफेयर का नाम सुना होगा, श्रीमती दुर्गाबाई 1953 में जो किया था उन्होंने, केंद्रीय समाज कार्य, तो ये अलग है। तो ये अलग से ऐतिहासिक विकास के बारे में एक यूनिट नंबर शायद 4 में है, आई थिंक वो यूनिट नंबर 4 में है, तो उसमें मैं आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करूँगा आधा, ठीक है। तो समाज कल्याण प्रशासन केवल यहाँ पे पूछा है अर्थ को लेकर, परिभाषा को लेकर और कार्यों को लेकर, ठीक है। वर्गीकरण जो लूथर गुलिक का है पोस्टकार्ब का बारे में, वो वहीं पर पूछा जाएगा, वहीं पर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, यूनिट नंबर 4 में, यहाँ पर नहीं चर्चा करूँगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, सारी बातें बताइए ज़रा। तो यूनिट वाइज पढ़ते भी रहिए, देखो मैं आप लोगों को जो भी आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो वो सारी की सारी PDF इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग उसको पढ़िए अच्छे से, ध्यान से, हर एक PDF को पढ़िए अच्छे से, ठीक है। बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो मैं उत्तराखंड की भी PDF उसमें मिक्स करके दे रहा हूँ, इग्नू की भी PDF मिक्स करके दे रहा हूँ आप लोगों को, वर्धमान की PDF भी, मतलब सब मिक्स है इसमें, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। कहीं कहीं कोनफका की बुकों से लिया हुआ मैं उसका ट्रांसलेट करके आपको कॉपी करके पेस्ट मारा हूँ वहाँ पर, ठीक है। कोनफका की बुकों से भी लिया हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है, उसकी इंग्लिश में बुक लिखी हुई है, तो मैंने उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे जसल सॉफ्ट का इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, अपने भाषा में कोई मुझे बताइए ज़रा कि समाज कल्याण प्रशासन क्या है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ज़रा मुझे बताइए। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बताइए ज़रा कि समाज कल्याण प्रशासन क्या है, कोई बताइए क्या किसे कहते हैं, बोलिए, किसी को पता है तो बोलिए। चलो नहीं पता तो मैं बताता हूँ, बेसिक से समझाता हूँ, पहले ध्यान से सुनिए।
मेरी बात सुनो। देखिए, समाज कार्य आप जानते हैं भली भांति तरीके से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है समाज कार्य क्या होता है। बात को अच्छे से समझिएगा आप लोग, तभी आप कर पाएंगे इसे। पहले समाज के बारे में समझिए, समाज कार्य क्या होता है। समाज कार्य मैंने आपको सबसे पहले ही बता चुका हूँ कि समाज कार्य एक प्रकार की व्यावसायिक प्रणाली है, और व्यावसायिक कार्य के नाते हम उसको उसमें समाज कार्य में क्रमबद्धता को यूज़ करते हैं, वैज्ञानिकता का यूज़ करते हैं, औपचारिक ज्ञान का यूज़ करते हैं, प्रविधियों का यूज़ करते हैं, है ना। तो व्यवस्थित समूह पर आधारित होता है कौन? समाज कार्य। जहाँ समाज कार्य ज्ञान के व्यवस्थित समूह पर आधारित हो जाए तो जो समाज कार्य है, तब वहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में हम उसको शोध करते हैं, और व्यवहार से जो उत्पन्न क्रियाविधि होती है उसको हम गोल के रूप में नोट करते हैं। जैसे समाज कार्य में अगर आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं किसी के प्रत्यक्ष या किसी के समक्ष, तो वहाँ पर जो भी उससे असामाजिक समस्याएं या व्यवहार उत्पन्न होती है या जो दिखता है, तो आप उसे क्या करते हैं? नोट करते हैं। तो नोट करने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि उटपटांग को, क्रमबद्धता से, वैज्ञानिक से, है ना, निपुणताएं होती हैं, और उन सारी चीज़ें जो होती हैं इन्वॉल्व होता है समाज कार्य में। तो समाज कार्य बेसिकली अंतः संबंधों को स्वीकार करता है। तो व्यक्ति जैसा भी हो उसी तरीके से स्वीकार कर लो, गोपनीयता बनाए रखो, बहुत सारे उसके सिद्धांत हैं, है ना। तो रणनीति, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों से, तो वो सारी चीज़ें फॉलो हो जाती है। तो समाज कार्य क्या कहते हैं? तो एक समाज कार्य एक प्रकार की कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। समाज कार्य एक गत्यात्मक कौशल भी है, आपको अच्छे तरीके से पता है ये सारी की सारी बातें। तो ये एक प्रकार से ये समाज कार्य हो जाएगा। तो समाज के बारे में पता हो चुका आप लोगों को। तो सामाजिक विकास कैसे होगा भाई? फिर सामाजिक विकास कैसे होता है? सामाजिक विकास हम जब करते हैं तब करते हैं जब समाज के द्वारा कोई वांछित उद्देश्य, वांछित का मतलब होता है सकारात्मक। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो बताइए जरा भाई, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, सही है, आवाज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वांछित एक वो होता है वांछित उद्देश्य, और वांछित उद्देश्य का मतलब चंद्रेश जी क्या होता है बताइए जरा, चंद्रेश सर बताइए, वांछित उद्देश्य क्या हो गया? अनिवार्य। उद्देश्य अनिवार्य। वांछित का मतलब होता है सकारात्मक, पॉजिटिव। वांछित का मतलब होता है पॉजिटिव उद्देश्य, ठीक है। अनिवार्य उद्देश्य नहीं होगा यहाँ पे, पॉजिटिव उद्देश्य, है ना, पॉजिटिव उद्देश्य। तो वांछित उद्देश्य और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमने जो लक्ष्य लिया है, उन्हीं लक्ष्यों में क्या कर रहे हैं? लक्ष्य का मतलब टारगेट, बार बार लक्ष्य बोल रहा हूँ तो आप इसका मतलब समझे टारगेट, गोल समझे। तो उस लक्ष्यों में, उस गोल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है, तो वो सामाजिक विकास हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? वो सामाजिक विकास हो रहा है। जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं ना, तब हमारा अर्थ केवल देश की अवसंरचना के रिलेट करता है। और संरचना के विकास की बात अगर मैं करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट को रूप में, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारा अर्थ निकलता है वो निकलता है देश के लोगों के संबंध में। तो देश के लोगों का विकास करना, देश के लोगों का हमें क्या करना है? कल्याण करने की बात करना है। लोगों के पास संतोषप्रद सामग्री हो सके, सांस्कृतिक विकास कर सके, आध्यात्मिक जीवन से जोड़ सके, इस तरीके की क्रियाविधि को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक विकास की क्रियाविधि। तो सामाजिक विकास की क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है समाज कल्याण प्रशासन में। तो समाज कल्याण प्रशासन में इसका प्रयोग जो किया जाता है अपने देश के लिए सामाजिक विकास लाने के लिए किया जाता है। तो सामाजिक विकास एक प्रकार से पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान रखता है, परिवर्तन करने की बात करता है। तो ये एक प्रकार के सामाजिक विकास हो जाएगा। अब कल्याण क्या होता है? तो यहाँ पर आपने समाज के बारे में सुन लिया, कल्याण क्या होता है? कल्याण का मतलब बताइए जरा मुझे, पहले कल्याण का मतलब बताइए क्या होता है? कल्याण क्या होता है? सभी का हित सर, हित सभी का हित। करना सर, चलो कल्याण। बहुत अच्छा बात। देखिए, जब भी कभी आप सामाजिक कल्याण की बात करें तो सामाजिक कल्याण की गतिविधि भी एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो गतिशील प्रक्रिया है ये। गतिशील प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? कि डायनेमिक क्रिया है, गत्यात्मक क्रिया है, गतिकीय क्रियाएँ हैं, ये गतिशील होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं कल्याण की बातें। तो उन सामाजिक समस्याओं और तरीकों को जो इर्द गिर्द घूमती है, उसकी जो समाज के इर्द गिर्द समस्याएं घूम रही हैं या जो भी तरीके हैं, तो उसमें समाज के और समस्याओं के प्रति जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त होती है उसे हम कहते हैं सामाजिक कल्याण, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक कल्याण। तो उसमें कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं सामाजिक समस्याओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति हर एक दूसरे से यूनिक होता है, अलग होता है। तो इसलिए व्यक्तियों की जो समस्याएं भी होंगी वो अलग अलग होंगी, उनके समाधान करने की जो तकनीकी भी होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है, व्यक्तिकरण का सिद्धांत पाया जा रहा है। तो इसलिए
तो हम उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं, है ना। तो बुनियादी आवश्यकताएं जैसे क्या हो सकती है, कुछ लोगों का आवश्यकता है भाई कपड़ा, भोजन, मकान इत्यादि चीज़ें हैं इसकी, है ना। यही नहीं, बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली आधुनिक आवश्यकताएं हैं, तो हमें उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना है उनका, है ना। और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करोगे तो जाहिर सी बात उसका कल्याण होगा, है कि नहीं, उसका कल्याण होगा। तो जैसे मान लीजिए उसकी गरीबी है, उसकी क्या किसी कुछ बोलना चाहते हो बेटी, क्या बोल रहे हैं, कोई बोल रहा था क्या, बोलिए। हेलो, चलो अच्छा ठीक है, म्यूट हो जाइए फिर, अगर नहीं बोल रहे हैं तो म्यूट हो जाइए। देखो मैंने कहा कि हमारे समाज में जो भी समस्याएं मौजूद हैं, जैसे गरीबी हो सकती है, अपर्याप्त आवास हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, अकेलापन हो सकता है, अपराध हो सकता है, ये सारे के सारे हमारे समाज में बुराइयां उपलब्ध है कि नहीं करती, है ना, ऑलरेडी हैं ये सारी बुराइयां। तो हमारे समाज में जो कमज़ोर वर्गों के लिए उपचारी या सुधारात्मक सेवाएं हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमें समाज कल्याण की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब समाज कल्याण हम वहाँ पे करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में। तो इनमें हम उपचारात्मक काम करते हैं, निवारक काम करते हैं, ऐसे जो सेवाएं शामिल करते हैं वो कल्याण में शामिल करते हैं। कौन कौन सी सेवाएं, उपचारात्मक और निवारण वाली समस्या, ठीक है, निवारण की गतिविधि, ये जो सेवाएं हैं उसमें हम शामिल करते हैं। तो ये था आपका कल्याण को लेकर। प्रशासन की बात कर लेते हैं। अब देखो मैं अलग अलग तोड़ के बता रहा हूँ, अभी फिर इकट्ठा करके बोलूँगा। समाज बता दिया, कल्याण बता दिया, अब बता रहा हूँ प्रशासन। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा आप लोगों को पूछने के लिए, है ना। तो इसलिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को बहुत अच्छे से। प्रशासन क्या होता है, देखो प्रशासन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो जानने की ज़रूरत किसको हम कहते हैं। प्रशासन शब्द का अगर मैं अर्थ निकाल लूँ तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है जानने की ज़रूरत। प्रश्न ऐसे भी बनता है, समाज कल्याण प्रशासन, समाज कल्याण प्रशासन शब्दों में, समाज कल्याण प्रशासन में, समाज कल्याण प्रशासन डैश कॉमा मारेगा और कॉमा मारने के बाद कहेगा प्रशासन में, प्रशासन में, और उसके बाद डैश कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। तो एक ऑप्शन में लिखा रहेगा जानने की ज़रूरत, इसका जो मीनिंग बनता है। तो अच्छा, जरूरी नहीं कि केवल प्रशासन ही पूछे, और यहाँ पर लिखा हो सकता है, मिल सकता है कल्याण शब्द, तो कल्याण का मतलब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर लिख सकता है समाज, तो आपको समाज का मतलब बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। प्रश्न इस तरीके से एग्जाम में बनाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो प्रशासन का जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो मतलब होता है जानने की ज़रूरत, जानने की ज़रूरत। यानी प्रशासन कुछ सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मानवीय प्रयास होता है, यह एक मानवीय प्रयास होता है। तो प्रशासन की एक कला है जो किसी प्रयोजन या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बस कोऑर्डिनेशन के लिए किया जाता है, नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। प्रशासन की यूज यहाँ पे किया जाता है। और आपको भी पता चलेगा कि जो पोस्ट कार्ब है किस तरीके से प्लानिंग की बात किया है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की बात किया है, स्टाफिंग की बात किया है, रिपोर्टिंग की बात किया, बजटिंग की बात किया है। वो लूथर गुलिक में पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रशासन का मतलब क्या था। हालांकि वो वर्गीकरण है, और या तो आप उसको क्षेत्र में डिवाइड कर लीजिए या तो आप उसे वर्गीकरण में डिवाइड कर लीजिए, बात एक ही होगी, उसमें कुछ अलग नहीं है ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, एक बार कंफर्म करिए जरा, पता चले कि भाई मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, फिर मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं। बोलिए एक बार, नहीं समझ में आ रहा। यस सर, समझ में आ रही। चलो फिर बहुत बढ़िया। तो ये था आपका प्रशासन। तो प्रशासन में आपको जानने की ज़रूरत पड़ती है हर एक चीज़ को, ये याद रखिएगा। और एक अपने व्यापक अर्थ में अगर मैं बात करूँ तो सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समूहों को एक सहयोगात्मक क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित करती है। किसके रूप में, एक समूहों को सहयोगात्मक क्रियाकलाप के रूप में उसको परिभाषित करती है, क्रियाकलाप के रूप में उसे परिभाषित करती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है भाई। चलिए, तो इतनी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने अलग अलग तोड़ के शब्दों को बताया है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब मैं अगर इकट्ठा बोलूँ, साथ में बोलूँ समाज कल्याण प्रशासन क्या होता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक साथ में अगर मैं बोलूँ समाज कल्याण प्रशासन तो क्या होता है, ये सहायक प्रणाली है समाज कल्याण प्रशासन। तो ध्यान से सुनिए,
विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने बारे में समाज कल्याण प्रशासन के बारे में अलग अलग तरीके से चर्चा किया है। तो समाज कल्याण प्रशासन जो है समाज कार्य का एक अभिन्न अंग है, जो शासन के एक अंग के रूप में प्रशासन प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण माना गया है इसको। और एक समाज कल्याण प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है ये कि जिसमें एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक क्षमता को प्रयोग मिलाया जाए, व्यावसायिक क्षमता को प्रयोग मिलाया जाए। तो समाज कल्याण प्रशासन को समझने के लिए न्याय और समता का ज्ञान, और मैं कहूँ तो शासनीय एक तंत्र होता है उसके बारे में, विधि के बारे में, प्रविधि के बारे में, पद्धति के बारे में, आदि चीज़ों के बारे में जो जानकारी आप रखते हो वो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामाजिक सेवाओं से संबंधित अभिन्न या विभिन्न समान अर्थ, यहाँ पे अर्थ ही लिखा हुआ है, समान अर्थी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका एक रिलेट अर्थ होता है सिनोनिम को लेकर, सिनोनिम की बात करता है, ठीक है। तो जहाँ पे समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को समाज सेवाओं में बदल दे, सामाजिक नीति को किस में बदल दे, समाज सेवाओं में बदल दे, तो वह एक प्रकार का आपका क्या कहलाएगी, समाज कल्याण प्रशासन कहलाएगा, ठीक है। तो शब्दों जैसे अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक प्रशासन हो गया, समाज सेवा प्रशासन हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन हो जाएगा, समाज कल्याण हो जाएगा, लोक कल्याण प्रशासन हो जाएगा, सामाजिक संस्था प्रशासन हो जाएगा। ये सारे इतने नाम हैं इसके, समान लग रहे ही नहीं लग रहे, बताइए जरा, लग रहा ही नहीं। समाज प्रशासन लग रहा है, समाज सेवा प्रशासन लग रहा है, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन लग रहा है, सब जगह प्रशासन आ रहा है। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर बात बताइए जरा। ये सिमिलर लग रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है कि समाज कल्याण प्रशासन की बात कर रहा है। अगर एग्जाम में कभी मान लीजिए मिल जाए कि लोक कल्याण प्रशासन बताइए, तो लोक कल्याण प्रशासन के बारे में आपको जब सोचना होगा तो समाज कल्याण प्रशासन से ही लेकर सोचिए आप, ठीक है, समाज कल्याण प्रशासन से ही लेकर सोचिएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बताइए जरा। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बोलिए बोलिए, एक बार कंफर्म करिए। नहीं बताओगे भाई मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए एक बार, अच्छा बताना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपका प्रशासन से संबंध में था। तो अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ भी बताया था कि लोक प्रशासन, देखो यहाँ पे लोक प्रशासन, यहाँ पे लिखा हुआ है लोक कल्याण प्रशासन लिखा हुआ, और मैंने अभी एक किताब का नाम भी बताया था। ये किसकी किताब है आपको जब याद है क्या, कोई बता सकता है मुझे? कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया था, तो याद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पूछा जाए तो डीन मोक का नाम आता है, और वही डीन मोक है जो लोक कल्याण प्रशासन की बात करते हैं, लोक कल्याण प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखना आप, ठीक है। ये किताब का नाम भी मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके कारण समाज कल्याण प्रशासन के वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए। वास्तविक अर्थ का मतलब रियल का अर्थ, जहाँ संबंध भ्रम की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है, परंतु वास्तव में समाज कल्याण प्रशासन उस क्रियाविधि को कहते हैं जिनके द्वारा सामाजिक संस्था अपनी निर्धारित नीतियों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु समाज कल्याण प्रशासन या समाज कल्याण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए व्यावसायिक कुशलताओं और सामर्थ्य का उपयोग करती है। तो ध्यान रखने वाली बात आप सबके लिए ये है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है और व्यावसायिक योग्यताओं का प्रयोग करता है, और जब ऐसी गतिविधि करता है सामाजिक कार्यकर्ता तो वही कहलाता है समाज कल्याण प्रशासन। वही क्या बोलता है, समाज कल्याण प्रशासन बोला जाता है। याद रखिएगा, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, इतनी टफ हिंदी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई पूछे भाई आपसे कि बताइए जरा समाज कल्याण प्रशासन किसे कहते हैं, बोलिए जरा इसकी परिभाषा बताइए, तो आप ये बताओ कि जहाँ पर उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक कार्यकर्ता यानी मैं, यानी आप हो, मैं की जगह आप, मैं बोल रहा हूँ, यानी सोशल वर्कर हो ना, तो सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा कोई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया जाता है, और वही कार्यक्रम का क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है भाई, क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है, क्रियाविधि, संचालित, वेरी गुड, संचालित करना या क्रियाविधि हेतु अपनी कोई व्यावसायिक योग्यता, और अपनी कोई व्यावसायिक योग्यता किसकी, व्यावसायिक योग्यता है सामाजिक कार्यकर्ता की भाई, क्योंकि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता है वो, तो व्यावसायिक कार्य भी कर रहा है। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब है कि व्यावसायिक योग्यताओं का,
जो व्यावसायिक योग्यताएं हैं, जो प्रोफेशनल योग्यताएं हैं, एबिलिटी है, उसका प्रयोग करता है, और वही प्रयोग करने की जो विधि कहलाती है वो समाज कल्याण प्रशासन कहलाती है। बस सिंपल लैंग्वेज में बोल देना आप लोग, तो ईजिली हो जाएगा पास। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए जरा एक बार, बोलिए एक बार, आगे बोलते हैं फिर। देखिए, समुदाय को प्रभावशाली एवं सुदृढ़ सेवाएं प्रदान करने के लिए सामाजिक संस्थाओं को प्रशासनिक, वित्तीय, विधि संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता है। अच्छा देखो, उसमें कुछ रूल रेगुलेशंस भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप किसी भी बिना आचार संहिता के काम करोगे, बिना नीति के काम करोगे, बिना नियम से काम करोगे, बिना नियोजन के काम करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। तो यही समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है। और इसमें 3 शब्द रिलेट होते हैं, समाज, कल्याण और प्रशासन। ये 3 शब्दों में सम्मिलित होता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है समाज कल्याण प्रशासन। परिभाषा देखिए, यहाँ पर जॉन किडना का नाम आता है। कहीं कहीं आपको जॉन किडने भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको जॉन किडने भी मिलेगा, और किसी बुकों में इनकी जो परिभाषा है वो अलग अलग तरीके से दी गई है। तो मैं आपको बताऊं, अगर इग्नू की बात करूं तो इग्नू कहता है कि 1950 में इन्होंने अपनी परिभाषा दिया। अब ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे परिभाषा में नहीं पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन से साल में अपनी परिभाषा दिया है, सब में दिया है। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करें तो ये अलग अपनी डेफिनेशन बताता है, अपनी अलग परिभाषा के रूप में बताता है। ठीक है, तो आप 1950 भी ध्यान रखिएगा, 1957 भी ध्यान रखिएगा, दोनों ध्यान रखिए आप लोग। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बताइए जरा। तो इन्होंने कहा 1950 में कि समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को समाज सेवाओं को बदलने की प्रक्रिया होती है। देखो बस यही जॉन किडने सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, जॉन सी किडनी, कि समाज कल्याण प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक नीतियों को सामाजिक सेवाओं के रूप में बदला जाता है, और समाज कल्याण प्रशासन में वे समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं जो संसाधन जुटाना हो सकता है, गतिविधियां हो सकती है, समन्वय हो सकता है, कुशलताएं हो सकती हैं, इत्यादि क्रियाविधि हो सकती हैं, और वो सभी की सभी क्रियाएं, इससे जॉन किडने ने कहता है। ये जॉन किडने की परिभाषा हो जाती है। जॉन किडने की परिभाषा में कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल याद करना आपको ये है कि सामाजिक नीति को समाज सेवा में बदल दिया। जैसे मैंने कहा कि कोई सोशल पॉलिसी है, अब सोशल पॉलिसी कोई सरकार के द्वारा चलाई गई है, अब सरकार के द्वारा चलाई गई है तो उसको सरकार के द्वारा चलाई गई है तो सरकार इससे फ़ायदा भी ले रही होगी। ठीक है, तो सरकार से ना फ़ायदा लिया जाए, या सरकार को इतना फ़ायदा ना दिया जाए जो गरीब लोग हैं, ठीक है, ना मिल पाए, और उन्हीं सेवाओं को, उन्हीं जो सेवाएं वो चलाया जा रहा है, उन्हीं सेवाओं को एक रूल और एक नियम से, एक सिस्टम से, एक सही तरीके से उसको समाज सेवा में बदल दिया जाए, समाज सेवा में बदल दिया जाए। और जब आप कोई भी सरकार के द्वारा चलाई गई जो भी सामाजिक नीति है, उसी नीति को आपने बदल दिया समाज सेवा में, और वही आपकी क्या कहलाई, समाज कल्याण प्रशासन कहलाई। और ये बात कौन कहते हैं, जॉन किडने कहते हैं। बस, तो इसमें मैंने बताया ना, समस्त क्रियाएं शामिल हैं। संसाधन जुटाना भी हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकता है, गतिविधियां का समन्वय हो सकता है, कुशलताएं उस व्यक्ति की हो सकती है, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी करता है। ठीक है, यही है जॉन किडने। ठीक है, राजा राम शास्त्री का नाम देख लीजिए, राजा राम मोहन राय नाम नहीं है ये राजा राम शास्त्री हैं, ये अलग है। ठीक है, तो राजा राम शास्त्री 1970 में क्या कहते हैं, ध्यान सुनिए। राजा राम शास्त्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनकी परिभाषा सिंपल लैंग्वेज में है और सरल भी है। ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि सामाजिक अभिकरण। अभिकरण का मतलब क्या होता है भाई, कौन बताएगा? अभिकरण का मतलब बताइए जरा, कौन बताएगा? अभिकरण बोलिए। नहीं पता तो यही बोल दिया करो, नहीं पता है सर। टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा भाई? हैं, सुन रहे हो कि बस ऐसे है कि बस वो। अच्छा भाई, आप सबको श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की जो है भाई बधाई हो, है ना। मैंने भूल गया भाई, मुझे शुरुआत में बोलना चाहिए था आप लोगों को, है ना। तो जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी बधाई हो। ठीक है, और इन्जॉय करिए आज के दिन, है ना। तो इसलिए अच्छा रिस्पॉन्स बताइए, है ना गरिमा, अच्छा रिस्पॉन्स बताइए जी सर। बताइए जरा मुझे कि अभिकरण का क्या मतलब होगा, बताइए। अभिकरण नहीं याद है। अरे भाई, अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी यार, एजेंसी।
एजेंसी बोलते हैं इसको। अभिकरण का मतलब, अभिकरण का मतलब एजेंसी होता है। बस सिंपल सी बात थी यार, और मैंने सच बोला है, आप लोगों को कई बार बताया है। उपक्रम भी बोल सकते हैं सर, उपक्रम। नहीं, उपक्रम, उपक्रम अलग होता है, उपक्रम अलग होता है ना। एंटरप्राइजेस नहीं, उपक्रम का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रमबद्धता आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, जैसे एंटरप्राइजेज होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज। अभिकरण को हाँ, नहीं नहीं, अब देंगे। अभिकरण, अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी, एजेंसी। अभिकरण का मतलब एजेंसी होगा, है ना। जैसे कोई संस्था होती है, उन संस्था को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलेंगे अभिकरण, अभिकरण। ठीक है, क्लियर हो गया आप। अभिकरण संस्था हो गई या एजेंसी होगी, इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं अभिकरण, है ना। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ। समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो फिर पूछ लीजिए भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर हम। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हैं परिभाषा में राजा राम शास्त्री के बारे में। देखो, राजा राम शास्त्री जी, इन्होंने कहा कि जो सामाजिक अभिकरण है, जिसमें सरकारी कल्याण कार्यक्रम से संबंधित प्रशासन को समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। बात को समझिए, इन्होंने कहा कि सरकारी कल्याण कार्यक्रम से संबंधित प्रशासन को हम समाज कल्याण प्रशासन कहेंगे, और ये सामाजिक एजेंसियां हैं। सामाजिक एजेंसी और सरकारी कल्याण के जो कार्यक्रम होंगे, उनसे संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी करवाई जा रही है, वो प्रशासन के रूप में समाज कल्याण प्रशासन कराते हैं, ये कहते थे। मान लीजिए कोई प्राइवेट एजेंसी हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, वो भी है, और प्लस में कोई सरकार के द्वारा चलाई गई कोई कल्याण कार्यक्रम है, वो भी है, और उससे संबंधित में कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी एडमिनिस्ट्रेशन को ही समाज कल्याण प्रशासन करेंगे। बस सिंपल परिभाषा, इसमें कोई परिभाषा है ही नहीं। और मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मैंने एजेंसी का नाम याद रखा है, और एजेंसी जब मैंने सोचा तो एजेंसी दो प्रकार की हो गई, और एजेंसी एक प्राइवेट हो गई, एक सरकारी हो गई, और इन्हीं एजेंसी के जो भी प्रशासन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन्हीं एक्टिविटी को क्या कहा जा रहा है, प्रशासन कहा रहा है। बस सिंपल सी लैंग्वेज में था, ये बहुत ईजी था, हमने याद कर लिया, ऐसी था। तो इसमें इसकी विधियाँ, प्रविधियाँ, तौर तरीके इत्यादि भी लोक प्रशासन, व्यापार प्रशासन की ही भांति होता है। मतलब लोक प्रशासन या व्यापक प्रशासन की भांति ही ऐसे ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। कि अगर मैंने कह दिया कि प्राइवेट और सरकार के द्वारा जो चलाए गए कार्यक्रम है उनको जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैटर्न इसका अलग हो गया, सिमिलर पैटर्न में था, चाहे वो सरकारी कल्याणकारी या कल्याण कार्यक्रम हो, चाहे वह सामाजिक अभिकरण हो। सामाजिक अभिकरण का मतलब होता है प्राइवेट टाइप का, मान लीजिए आप कोई एजेंसी, सामाजिक एजेंसी को कोई प्राइवेट मान लीजिए, है ना, सामाजिक एजेंसी। और कह रहा है कि इनमें एक बुनियादी भेद यह होता है कि इसमें सभी स्तर पर मान्यताओं और जनतंत्र का अधिक से अधिक ध्यान रखते हुए व्यक्तियों का वर्ग और संबंधित प्रशासन किया जाता है जो बाधित होते हैं। देखो, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कहा कि इसमें जो बुनियादी भेद होता है, बुनियादी भेद, कुछ भेद भी होते हैं, और उसने बताया कि सभी स्तरों पर मान्यता और जनतंत्र का अधिक से अधिक ध्यान रखा जाता है, और रखते हुए ऐसे व्यक्तियों का या वर्गों का संबंधित प्रशासन किया जाता है जो बाधित होते हैं। तो किंतु शब्द जो रिलेट किया है वो व्यापक की भांति रिलेट करने वाला था, उसका कंपेयर करते हुए बोला है ये चीज़ें, ठीक है। बट इतनी बड़ी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आपसे, इतनी बड़ी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, केवल मात्र परिभाषा आपसे पूछी जाएगी कि सरकारी कल्याण कार्यक्रम से संबंधित प्रशासन को और सामाजिक अभिकरण के प्रशासन को हम क्या कहते हैं, या कह दे कि समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं, तो ये परिभाषा किस विद्वान ने दिया है तो भी आपको बता देना है। राजा राम शास्त्री 1970 में, 1970 में। बस सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये परिभाषा बोलना। बहुत सारे विद्वान हैं, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है इन लोगों ने, है ना। और आगे देख लेते हैं और किसी विद्वान का नाम, ठीक है। डनहम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑथर डनहम, ऑथर डनहम का नाम सुना होगा, बोले यस। हाँ यस सर। देखो, अब ये सब ऑथर सुना है। डनहम के बारे में बात करूँ। ऑथर डनहम बहुत फेमस पर्सन है, और ये फेमस पर्सन है कम्युनिटी में, ठीक है। 28 सिद्धांत दे दिया तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया ये डनहम, है ना। अब डनहम कहता है कि समाज कल्याण प्रशासन के उन क्रियाकलापों की सहायता प्रदान करने और आगे बढ़ाने के योगदान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवाओं करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। कहने का तात्पर्य, ध्यान से मेरी बात को सुनिए,
प्रशासन जो भी होगा, जो भी क्रियाकलाप होंगे, उन क्रियाकलापों का समर्थन करेगा। पहली बात तो ये समर्थन करेगा। और फिर कहता है कि हम सुविधा प्रदान करने के क्रियाकलाप की क्रिया को, मतलब एक तो एक काम ये करेगा कि समर्थन करेगा और कहेगा कि भाई जो भी क्रियाकलाप होंगे उन क्रियाकलाप में सुविधा प्रदान करेगा। देखो, एक तो समर्थन कर रहा है, एक तो क्रियाकलाप दे रहा है, दोनों बातें हो रही हैं यहाँ पर। और कह रहा है कि सामाजिक संस्था के द्वारा सेवाओं के लिए आवश्यक दृष्टिकोण है, जिसमें प्रशासनिक क्रियाकलाप या कार्यकलाप, जिसमें कार्य नीति का निर्धारण के दौरान दैनिक कार्यों के लिए कार्यकारी नेतृत्व जैसे रिकॉर्ड, लेखा जोखा या लेखा जोखा का मतलब क्या होता है भाई, एक प्रकार से रिकॉर्ड ही होता है, वो भी रिकॉर्ड ही होता है लेखा जोखा का, ठीक है। तो ऐसे में उसका रखना या सेवाओं को बनाए रखना और उसे फैलाना, ये डनहम का काम था। तो समाज कल्याण प्रशासन में इन्हीं बातों को इन्होंने इतनी शब्दों में सिर्फ कह दिया कि उन क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करना, और वही सहायता प्रदान करने का मतलब था मेरा जो मैं बोल रहा था, समर्थन करना, सुविधा प्रदान करना, बस ये चीज़ उससे हो गई थी। और आगे बढ़ने के योगदान के रूप में परिभाषित किया, और आगे बढ़ने के रूप में कैसे, जैसे मैं कहूँ कि सेवाओं के लिए आवश्यकताओं को और दृष्टिकोणों को देखा, और वहाँ पर कार्यकलाप को देखा और कार्यों को देखा, नीतियों को निर्धारण किया, दैनिक कार्यों के लिए देखा और कार्यकारी नेतृत्व को देखा, इन सभी चीज़ों को परिभाषित किया। और जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवा क्या करने लगे, प्रत्यक्ष सेवा करने के अनिवार्य हो जाए। तो कहने का मतलब देखिए, जब कोई काम आप इनडायरेक्ट करेंगे तो वह होगा आपका सहायक प्रणाली, अप्रत्यक्ष। जैसे ही आप उसको प्रत्यक्ष रूप से करना शुरू कर देंगे, सामाजिक संस्था में प्रत्यक्ष रूप से करना शुरू कर देंगे, वही बात ऑथर डनहम कहते थे कि वह आपका क्या हो जाएगा, समाज कल्याण प्रशासन हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, आपका समाज कल्याण प्रशासन हो जाएगा। ये ऑथर डनहम कहते थे। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। बताइए, बात समझ में आई? 3 परिभाषाएं बोलो। हाँ, तो डनहम। अब देखो, हालांकि कई विद्वान और भी हैं, अगर मैं आपसे नाम लूँ तो आपने नाम सुना होगा हर्ले ट्रेकर का नाम। हर्ले ट्रेकर का नाम सुना है? हाँ, बोलिए। जी सर, ट्रैकर का नाम सुना है। सेवार्थी को केंद्रित मानता है ट्रैकर। हाँ, एक बात तो ये याद रखना ही रखना है आप लोगों को ट्रैकर में, कि उसमें जो कहा है कि ग्रुप वर्क में जो सेवार्थी है वो केंद्र बिंदु है, और ये ट्रैकर ने कहा था। तो ट्रैकर ने समाज कल्याण प्रशासन में ये भी कहा था कि लोगों के साथ ऐसे तरीकों से कार्य करने की प्रक्रिया है जहाँ उनकी ऊर्जा को मुक्त करती है और जोड़ती है, समुदाय को आवश्यक सेवाओं और कार्यक्रमों को प्रदान करती है, और वही है समाज कल्याण प्रशासन। ये ट्रैकर कहते थे, हर्ले ट्रैकर कहते थे। ये बात ये हर्ले ट्रैकर बोलते थे, है ना। कई विद्वान लोग हैं, कई लोगों का नाम आता है, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बस सबसे आप इतना ही चीज़ याद रखिए। रोजमर्री सेरी का नाम भी आता है उसमें, है ना। बहुत लोगों का नाम आता है, अमेरिकन काउंसिलिंग ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन का भी नाम आता है ना। इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। बस समाज कल्याण प्रशासन का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है बस आपको, कि आप देखो यहाँ पर आपने क्या समझा, आपने परिभाषा के माध्यम से समझा समाज कल्याण प्रशासन। समाज कल्याण प्रशासन में सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदल दो तो क्या हो जाएगा, समाज कल्याण प्रशासन हो जाएगा। किसने बोला था, बताइए जरा। अगर मैं आपसे कहूँ सामाजिक नीति को समाज सेवा में बदल दो, ये बात किसने कहा है, बोलिए। समाज नहीं भाई साहब, अगर मैंने आपसे कह रहा हूँ कि सामाजिक नीति को समाज सेवा में बदल दो तो जॉन किडना का नाम आता है, जॉन किडने का नाम आता है। ट्रिक बताने की जरूरत है क्या? नहीं है, चलो फिर ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात मैंने एक और बताया, एक बात कि जब मैंने कहा कि आपको ये, मैंने आप सबसे बोला था कि चाहे वो कोई सामाजिक एजेंसी हो, चाहे कोई सामाजिक अभिकरण हो, चाहे वह सरकारी कोई कार्यक्रम हो, ठीक है, उसके संबंध में जो भी प्रशासन है उस प्रशासन को हम क्या बोलते हैं, समाज कल्याण प्रशासन बोलते हैं। और ये बात किसने कहा था, राजा शास्त्री ने। भूल जाते हो यार आप लोग, बताऊं क्या, पीछे दिखा दूं, मुझे याद है, आप लोगों को याद नहीं। देखो बता दूं,
बोलिए। ये देखिए। नहीं सर, आगे बढ़िए। अच्छा, तो आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अब आप तो आ गया मैं राजा राम शास्त्री पर। देखिए, यहाँ पे एजेंसी लिखा होना, देखो, भूलो मत, है ना। इसी एजेंसी को सरकारी सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित मैं पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं फिर आगे बढ़ता जाऊँगा। अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा आप लोग को आ नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इसलिए बताइए आप मुझे, है ना। एक और बात, मैंने कहा कि समाज कल्याण प्रशासन को उन क्रियाकलापों को सहायता प्रदान की जाए और आगे बढ़ाने का योगदान किया जाए, और यही सेवाएं हम सामाजिक संस्था में प्रत्यक्ष रूप से दे दें। तो बताइए, ये बात किसने कहा है? ये बात किसने कहा है? प्रत्यक्ष रूप से दे दिया जाए। डेनहम ने कहा है सर। डेनहम ने किया, बस सिंपल बात है। और अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि समाज कल्याण प्रशासन में लोगों के साथ ऐसे तरीक़ों से कार्य करने की प्रक्रिया मानी जाए, लोगों को मुक्त किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, लोगों की आवश्यकताओं के आधार पे कार्यक्रमों का प्रदान किया जाए, तो ये बात किसने कहा? लोगों की बात हो रही है। लोगों के साथ ऐसे कार्य करने की बात हो रही है, उनकी ऊर्जाओं को मुक्त करने की बात हो रही है, लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, लोगों की सेवाओं के साथ कार्यक्रमों को प्रदान करने की बात हो रही है। तो हेलन ट्रेकर में बस इतनी परिभाषा तो यार बहुत है, अगर याद होगा तो बहुत है, और इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं। आप देख लेना, चाहे इग्नू की बुक देखो, चाहे उत्तराखंड की बुक ले लो, किसी की भी बुक ले लो, है ना, इससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। समाज कल्याण प्रशासन में इतनी परिभाषा मिलेंगी, किसी की भी बुक ले लो। तो ये अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तब तो और अच्छी बात है ना। चलो आगे हम बात कर लेते हैं समाज कल्याण प्रशासन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। देखो, क्षेत्र तो उसके कई हैं। अगर मैं लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मैंने अभी लूथर गुलिक का मैंने क्षेत्रों के आधार पर डिवाइड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। अभी आप लोगों को वहाँ पर उन डिवाइड के माध्यम से उनको मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप हो जाएंगे कन्फ्यूज। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बताने चल रहा हूँ महिला क्षेत्र के बारे में। पहले आप समझिए, ये भी एक प्रकार का क्षेत्र है समाज कल्याण प्रशासन का। वो कैसे भूमिका निभाता है, ज़रा आप लोग इसकी बातों पर ध्यान रखिए। हाँ भाई बोलिए, अगर किसी को डाउट वगैरह है पूछते रहिए और बताते रहिए, नहीं है तो फिर ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर सुनो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि केंद्र और प्रांतीय सरकारों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, और महिला दशक में उसकी सातत्यता, ठीक है, सातत्यता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए उसकी प्रगति और प्रसार के प्रयासों को तेज किया। कहने का तात्पर्य देखो, आप समझिए यहाँ पर इन बातों को बहुत ध्यान से, कि महिला कल्याण में अगर मैं बात करूँ ऐसे क्षेत्रों को लेकर, तो आपको उन बातों को ध्यान रखना है जहाँ पर केंद्र और प्रांतीय सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए थे। महिला कल्याण के लिए चलाए गए थे, महिला कल्याण के लिए चलाए गए थे। क्या किसी को पता है कि महिला कल्याण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम, कुछ कार्यक्रमों का नाम बता सकते हैं आप लोग? अगर बता सकते हो तो जरा मुझे बताइए कि कौन कौन से हो सकते हैं। सर, महिला फंडिंग भी इसमें आता है क्या, जो 1993 में स्टार्ट किया गया था? अगर विकास की बात है तो सारे आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि पर्टिकुलर वही कि हाँ उसकी विकास की बात है ना महिलाओं की, तो जाहिर सी बात है आ जाएगा इसमें, जाहिर सी बात है ना। विकास की जब भी कभी बात हो तो तुरंत उसमें सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी चाहे महिला से संबंध में जो भी कार्यक्रम हो, या आपसे मैं बात करूँ इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जब स्थापना की गई थी तो महिला विकास ब्यूरो आया था, एक बार प्रश्न बनाया गया था। तो महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना के क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों के प्रयास के रूप में उनको मार्गदर्शित करने के लिए, समन्वय करने के लिए और संवर्धन करने के लिए तो उनकी समीक्षा की गई थी। तो नोडल एजेंसी के माध्यम से की गई थी। और नोडल एजेंसी कौन कौन सी थी? एक थी महिला विकास ब्यूरो थी, ये आपको ध्यान रखना। और उसमें महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार बारे में बात की जाती थी। राष्ट्रीय महिला कोष, जैसे तुमने बताया अभी, कोष का मतलब होता है राजस्व, राजस्व का मतलब फंडिंग। ठीक है, यही होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग आ जाएगा, राष्ट्रीय महिला संसाधन केंद्र हो जाएगा,
और महिलाओं के अत्याचार की रोकथाम के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम भी चलाए गए थे, ये भी हो जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक अल्पावास गृह कार्यक्रम भी बनाया गया था, ये भी हो जाएगा आपका, है ना। तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं जो चलाए गए थे। तो केंद्र समाज कल्याण परिषद के माध्यम से ऐच्छिक कार्यवाही ब्यूरो चलाया गया था, परिवार परामर्श केंद्र था वो, मई 1982 में चलाया गया था, ठीक है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना, मैंने आप लोगों के साथ बता चुका हूँ उसमें, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को समाज कल्याण समाज कार्य के क्षेत्र, तो वहाँ पर मैंने साथ बताया था ये सारी बातें, है ना। बताया था तो ठीक है, नहीं बताया फिर पूछ लो भाई, बता देता हूँ मैं दोबारा से, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को महिला कल्याण के संबंध में याद रखना है, ठीक है। और कुछ है नहीं महिला कल्याण में, और ठीक है, टीकाकरण की बात हो जाए या टीकाकरण में वृद्धि की बात हो जाए, शिशु मृत्यु दर को घटाना हो जाए, जन्म और मृत्यु दर को घटाव के बारे में बात, ये सारी की सारी जो बात हो जाती है वो महिला कल्याण के ही अंतर्गत देखने को मिल जाता है हम लोगों को, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा ये दोबारा आ गया क्या, PDF है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। बाल कल्याण के बारे में, बाल कल्याण पता है आप लोगों को? चलिए बताइए जरा बाल कल्याण। जी सर। देखिए बाल कल्याण में सिंपल सी बात है, बाल कल्याण इसमें बालकों की सुरक्षा की बात की गई है सर, शिक्षा की बात की गई है, बालकों की देखरेख की बात की गई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। बस अब बालकों न्याय की बात की गई है। बालकों के बारे में सोचिए, बालकों के बारे में आप थोड़ा सा आप लोग सोचिए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपको बताऊँ आर्टिकल को उठा लेता है, बाल श्रम, हाँ आर्टिकल को उठाता है, यहाँ से इस प्रश्न से आर्टिकल उठाते हैं, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आर्टिकल्स उठाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूँ तो आपने नाम सुना होगा 21 का, आपने नाम सुना होगा 41, 45, आपने नाम सुना होगा 51 का, है ना। इतनी सारी बातें आप लोगों ने सुना होगा, बताओ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं ना, आप लोगों को याद है, मैंने बता चुका हूँ कि बता दूँ एक बार दोबारा से। देखो सुन लीजिए जी सर। देखो 21 का जो का होता है वो अगर मैं बात करूँ 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान किया जाए कि जिस प्रकार से राज्य विधि का अधीन निर्धारित हो सके। तो एक प्रकार से आपने जो शिक्षा के अधिकार की मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन के राइट की बात कर रहा हूँ, वो आपका 21 का। तो जब कभी शिक्षा अनिवार्य और इस तरीके की बात आए तो वहाँ पर आप समझ जाना 6 से 14 वर्ष। 45 की बात ध्यान से, 45 कहता है कि प्रारंभिक में, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे प्रारंभिक आ जाता है, यहाँ पर प्रारंभिक आ जाता है 45 में। और जो प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख की बात होती है 6 वर्षों से कम आयु के बालकों के लिए, तो इसकी बात होती है 45 में, ठीक है। इनकी देखरेख और सभी बालकों के उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर ले, शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करने का जो काम करता है वो 45 करता है, तो ये प्रारंभिक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 51 है, और 51 की बात करूँ तो जो माता पिता और संरक्षक होते हैं जो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु को एक यथास्थिति में अपने बच्चों को और प्रतिपाल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देने की बात करता है। तो यहाँ पे माता पिता क्या दे रहे हैं, अवसर बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, है ना। यहाँ पर माता पिता का नाम नहीं आएगा 21 में, यहाँ पर यहाँ पर 6 से 14 आएगा, 6 to 14 आएगा, और यहाँ पे 6 to 14 आएगा, लेकिन यहाँ जो आएगा 51 में माता पिता होंगे और इसमें केवल बच्चा होगा, बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका था, ये क्षेत्र है। अच्छा देखो यहाँ पर मैं एक लाइन पढ़ ही देता हूँ यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अच्छा प्रत्येक वर्ष श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो है 14 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप जानते हैं भली भांति तरीके से, आपको पता होगा, है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं तो उसमें देखा कह रहा है कि बाल कल्याण बच्चों के प्रति राष्ट्रीय चिंता, बच्चों के अधिकारों और उसके प्रति सरकार और समाज एवं परिवार के दायित्व से संबंध में विधायी प्रावधानों को परिलक्षित करता है, और यही एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता है आपका बाल कल्याण, ठीक है। यही आपका बता देता है बाल कल्याण के बारे में, ठीक है। तो इतनी बातें तो आप इजीली याद रख सकते हो, तो बहुत सरल है ना। तो बाल कल्याण का एक क्षेत्र माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप समझते चलिए। एक देखो राष्ट्रीय बाल नीति होता है। अब राष्ट्रीय बाल नीति, अच्छा नीतियों के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी नीति कब कब जो है संचालित की गई थी। तो जो नीति थी
तो आप ध्यान है पंचवर्षीय योजना के माध्यम से लाई गई सारी की सारी नीतियाँ लाई गई थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि उन बच्चों के प्रति कुछ नीति, जैसे प्रथम 4 पंचवर्षीय योजना में प्राप्त अनुभव स्वतंत्रता उपरांत जो है अनेक समितियों के में भारत सरकार द्वारा 1959 में नियुक्त स्वास्थ्य सर्वे और नियोजन समिति, ठीक है, ये याद रखना है, और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा। अच्छा देखो, ये उसके बोर्ड के द्वारा है, इसकी स्थापना तो 1953 में हुआ है। आप ऐसा मत सोचना कि इसकी स्थापना जो हुई 1960 में स्थापित कर दी गई। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कब स्थापित किया गया था, बताइए कब, बोलिए सर 1960। अरे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1960 का है। 1960 सर। अच्छा नहीं नहीं 1953 क्या है? 1953 को ओके ठीक है सर 1950 सॉरी। हाँ, यहाँ पर जो स्थापित करने की बात किया है 1960 में, वो कह रहा है कि समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के अध्ययन की बात हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा हुआ है, इसके बारे में। और फिर देखो समाज कल्याण विभाग के द्वारा क्या हुआ 1967 में, ठीक है, ये था नियुक्ति बाल कार्यक्रम नीति। तो अब देखो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे 2 बातें याद रख लेना है, 2 बातें आपको याद रखनी होंगी अच्छे से। पहली बात आप याद रखिए ये कि जो समाज कल्याण, देखो जो समाज कल्याण विभाग है वो 1967 में नियुक्ति बाल कार्यक्रम निर्माण समिति, ठीक है ये। और एक बात आपको, जो भारत सरकार के द्वारा 1959 में नियुक्ति की गई थी स्वास्थ्य सर्वे नियोजन समिति को, ये 1959 में। और केंद्रीय सरकार कल्याण बोर्ड के द्वारा 1960 में स्थापित की गई थी कल्याण पिछड़े वर्गों के लिए, कल्याण पिछड़े वर्गों के लिए। 2 बातें हो गई आपको, ठीक है, ये याद हो गया आपको। और जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा 1967 में नियुक्ति बाल कार्यक्रम निर्माण की समिति की स्थापना की गई थी। तो ये आपको 3 बातें यहाँ पर ध्यान रखिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और शिक्षा के पॉइंट आप जो से अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए शिक्षा आयोग हालांकि 1968 में आया था सबसे पहली शिक्षा नीति, है ना, लेकिन शिक्षा आयोग जो है 1964 और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित की गई पूर्व स्कूली शिक्षा के बारे में, पूर्व स्कूली बच्चों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि ये आपको आयोग के बारे में बताएगा तो 64 लगा देना, और नीति के बारे में बात करेगा तो आप 68 लगा देना, शिक्षा नीति। तो शिक्षा नीति शिक्षा आयोग को ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं करेगा आप लोगों से प्रश्न में, बशर्ते एग्जाम पे क्लियर है ना, कि क्या किससे है रिलेट कर रहा है ना। चलो बाकी आगे कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। वृद्धों के कल्याण की बात अगर मैं कर लेता हूँ, वृद्धों के बारे में आपको जरा बताइए मुझे, वृद्ध कल्याण के बारे में कोई चीज़, वृद्ध के कल्याण के बारे में बताइए जरा कुछ पॉइंट, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हो। तो वृद्धों को आर्थिक सहायता के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। वेरी गुड। तो यहाँ पर वृद्धों की देखभाल के लिए अगर मैं बात किया जाए तो स्वयंसेवी संगठन भी बनाए गए बहुत सारे, है ना। जैसे संगठन में आपको नाम पता होगा हेल्पेज इंडिया एंड एज केयर इंडिया, है ना। ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होना भी चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी सारी। और आप जानते भी हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा वृद्धों की देख रेख के लिए इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ वियना में एक वो स्थापित किया था, एक देखभाल के लिए इन लोगों के लिए ना अंतर्राष्ट्रीय कार्यों पर एक योजना स्वीकार की थी। अच्छा ये लिखा हुआ एक मिनट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, संयुक्त राष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ पे वृद्धों के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए 1982 के दौरान वियना में आयोजित विश्व युद्ध महासभा में वृद्धों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को योजना को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो यह प्रकार की प्लानिंग बनाई गई थी वियना में, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व वृद्ध दिवस जो मनाया जाता है ना, विश्व वृद्ध दिवस के रूप में जो 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है, वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो घोषित की गई थी उसी समय से, ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे डेटा वगैरह है, डेटा वगैरह से कुछ आने वाला नहीं है आप लोगों से, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है यहाँ पर। और पहली बार जो भारत में प्रयास किया गया था तो एक सोसाइटी थी जो वृद्ध कल्याण सेवाओं को दी जाने वाली थी, उसका नाम था फ्रेंड इन नीड सोसाइटी। एग्ज़ाम में आप लोगों ने नाम सुना होगा, फ्रेंड लिखा हुआ था कहीं ऑप्शन में, जरूर ऑप्शन में लिखा रहा होगा। तो फ्रेंड
इन नीड जी सर। सोसाइटी के द्वारा, फ्रेंड इन नीड सोसाइटी के द्वारा जो है पहली दिशा में कार्य किया गया था वृद्ध और अशक्त आश्रमों को लेकर वृद्ध कल्याण सेवाएं चलाई गई थी। यह ध्यान रखना है 1912 में, ठीक है। और सबसे पहले सूरत में अशक्त आश्रम खोला गया था कब? 1920 में, 1912 में, 1912 में, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए 1950 और 25 के मध्य में विकासशील एवं, यहाँ पे विकसित लिखा होना चाहिए, देखो अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, हाँ, विकसित प्रदेशों में 80 वर्षों के ऊपर के वृद्धों की संख्या दुगनी हो गई थी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1950 और 1925 के मध्य में विकासशील और विकसित देश प्रदेशों में 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धों की संख्या जो होगी वह दुगनी हो जाएगी। ऐसा एक इमेजन किया गया है एक प्रकार से वृद्धों को लेकर, है ना। तो अप्लाइड में यह प्रश्न बन सकता है कि कब किसके किसके मध्य में क्या ये बातें कही गई हैं, दुगनी हो जाएगी? तो आप कह देना हाँ, अगर लिखा होगा तो हाँ, यस, ठीक है, हो जाएगी। आप देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। पेंशन देखो, अब यहाँ पर पेंशन न्यास जो है कोष भी है, ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी हालांकि बनाया जा सकता है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है आप लोगों से, है कि क्या है भाई पेंशन न्यास। तो ये देखो चतुर्थ वेतन लिखा हुआ यहाँ पर, जहाँ पर आयोग के पेंशन की नई एक विचारणा है, उस विचारणा का एक सुझाव है कॉमन को, ठीक है, कॉमन को द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए इस विचारणा के एक पेंशन न्याय कोष को विकसित करने का एक विचार जो है निहित है, वो है एक प्रकार से क्या, कोष, कोष का मतलब राजस्व, जिसको आप पेंशन की बात कर रहे थे, अभी किसी ने बोला था पेंशन वगैरह के बारे में। तो वही सरकारी कर्मचारी की सेवा उपाधि के अनुपात में पेंशन की अनुवर्ती भुगतान एवं सेवा नियुक्ति पर इसमें कुछ कुल पेंशन का भुगतान करेगी। तो ऐसी एक्टिविटी भी एक प्रकार से पेंशन न्याय कोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यह न्यास जो है कम से कम 10% ब्याज की गारंटी देगा, 10% की गारंटी देगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि अब उसकी जो सैलरी रहेगी उतना ही देगा वो, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, उसमें लिखा था। अच्छा, हेल्पेज इंडिया, हेल्पेज इंडिया के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है भाई, भली बात तरीके से आप लोग जानते भी हैं। भारत में हेल्पेज इंडिया की स्थापना 1980 में की गई थी। किसी को पता है कब की गई थी? 1980 में की गई थी इसकी, ठीक है। ये देखो स्क्रीन पर चल नहीं रहा है। तो भारत में हेल्पेज इंडिया की जो स्थापना की गई थी वो 1980 में की गई थी। इसका लक्ष्य यही रखा गया था कि 50 वर्ष से ऊपर की जो आयु के पुरुष होंगे या स्त्री होंगी, ठीक है, आवासीय और संस्थागत सुविधाओं के माध्यम से उनको शैक्षिक और मनोरंजनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सेवाएं जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो किसके माध्यम से? एक हेल्पेज इंडिया के माध्यम से। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर मिला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए एक बार, कंफर्म कर दीजिए मुझे। मैं डीप में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि मैं बता चुका था एक बार क्षेत्रों के बारे में, और ध्यान भी रखिएगा। ऐसे में देखो यहाँ पे लिखा भी है, पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, जो मैं बोल रहा हूँ उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ वही जो है पीडीएफ में ज़रूर लिखा हुआ है। और ये शब्द नहीं तो कभी कभी आपको उसकी जगह में जो दूसरा शब्द बोल रहा हूँ वो शब्द मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे बोला शैक्षिक, मनोरंजनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सेवाएं, मेडिकल हो जाएगी, अर्धकालिक हो, रोजगार हो जाएगा। देखो मैंने बोल रहा था ये सारे, तो ये कुछ ना कुछ उससे मैच कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं वृद्धायु आवास गृह के बारे में। चलिए इसके बारे में जरा मुझे बताइए क्या होता है ये। देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ आप लोगों से, तो नगरीय क्षेत्रों में लगभग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 300 ऐसे गृह हैं, नगरीय क्षेत्र में 300 ऐसे गृह हैं जो वृद्धायु आवास गृह हैं। इनमें कुछ एक जिनमें से प्रशंसनीय कार्य भी किया है, कुछ ऐसे हैं गृह जो प्रशंसनीय कार्य किए हैं, जिसमें व्यावसायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों को समाज कल्याण के माध्यम से उनको जोड़ा गया है। तो केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा, नगर पालिकाओं द्वारा, परोपकारी समिति और स्वयंसेवी संगठन एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों कल्याण समिति में वृद्ध एवं बुजुर्गों के नागरिकों में आवासीय सुविधाएं की बात अगर की जाए, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गृह शारीरिक मानसिक गतिविधियों को, अकेलेपन को दूर करने की एक्टिविटीज़ जो होता है वो वृद्धायु आवास गृह की स्थापना की गई थी। तो केंद्र सरकार द्वारा भी की गई है, राज्य सरकार द्वारा भी की गई है, नगर पालिकाओं द्वारा भी की गई है, परोपकारी समितियों द्वारा भी की गई है, स्वयंसेवी संगठनें हैं जैसे जिसको एनजीओ बोलते हो, एनजीओ के द्वारा भी की गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो रिलेट करती है इससे, ठीक है। वृद्धायु क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बताइए।
300 ऐसे गृह हैं, देखो बताए 300 ऐसे गृह भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना, गृह, जिनमें से ये बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो प्रशंसनीय भी कार्य भी किए हैं, है ना, कुछ ऐसे भी। अच्छा, अब देखो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, जरा इसके बारे में बताइए क्या हो सकता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताइए। समानता लाना पहला तो, और क्या कहते हैं, इनके इनके हित के लिए कार्य करना। बिल्कुल, देखो अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, इन लोगों के लिए, यानी आप सिंपल लैंग्वेज में कहो कमज़ोर वर्ग बोलो, तो जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं प्रत्येक समाज में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिरीकरण को विकास करना, है ना, और भारत में जो पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो योजनाएं चलाए गए हैं उसका संचालन करना, ठीक है। तो एक अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अधिनियम आया था और वह था अत्याचार निवारण अधिनियम। किसी को पता कब आया था? 1955 सर। 1955 अत्याचार 89 हाँ, किसी ने बोला है 1889, सॉरी 89 1989, 89 ये एक था अधिनियम लाया गया था उसमें 1955 को क्या आया था फिर? ये प्रावधान बताए गए थे। 1955 जो था वो था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम था, वहाँ पर नागरिक अधिकारों का संरक्षण का अधिनियम था 1955 में। जहाँ अभी तो मैंने हाल ही में बताया भाई, कल वाले क्वेश्चन में तो नागरिकता के बारे में बता रहा था वहाँ पे, तो नागरिकता के बारे में जब बता रहा था तो वहाँ तो बोला भी था मैंने कि नागरिकता का जो अधिनियम है 1955 का है, तो उसमें जो प्रावधान लाए गए थे तो वो अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए या उनके अत्याचारों को रोकने का प्रयास किया गया था। ऐसी गतिविधि जो है वहाँ पर संचालित हुई थी, ठीक है। तो ये भी उसी से संबंधित हो जाएंगे आपको, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, संवैधानिक कुछ वो भी हैं, निकाय भी, सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस यही है इसके क्षेत्र जो मैंने अभी आपको बताया समाज कल्याण प्रशासन में, ये सब के सब वही जो है ऑलरेडी आपके सामने मैंने बता दिया है, यही सब आ जाएंगे आपको, क्लियर हो गया। दिव्यांगता के क्षेत्र में भी कभी कभी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं डिसेबिलिटी के क्षेत्र में। तो डिसेबिलिटी जो टोटल है वो क्षेत्रों में 9 ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं डिसेबिलिटी में। अभी हाल ही में प्रश्न बनाया गया था कि कितनी डिसेबिलिटी जो है दिव्यांगता के क्षेत्र में, कितने ऐसे वो हैं संस्थाएं हैं जो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो 9 है, ठीक है, 9 है, याद रखिएगा 9, ठीक है। एक विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और आपसे मैं बात करूँ साइन लैंग्वेज का है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शारीरिक रूप में आ जाएगा, वहाँ पर है, ठीक है, दिल्ली में। और साइन लैंग्वेज का एक है दिल्ली में और एक लोकोमोटो का है, ठीक है। इस तरीके से 9 है, अगर आप कभी कहेंगे तो मैं उसके बारे में आप लोगों से बता दूंगा वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समाज कल्याण टॉपिक है अलग से जी, टॉपिक है अलग से। अच्छा टॉपिक अलग से दे दूँ, उसका करवा दूँ, चलो ठीक है। नहीं सर, सिलेबस नहीं है, टॉपिक अलग। अच्छा वो सिलेबस में है, जी सर। अच्छा ठीक है, फिर करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, उसका फिर करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो वर्गीकरण की बात किया गया, भारत में कितने टाइप से डिवीज़न या उसका डिवाइड किया गया है। तो आप देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय समाज होगा, एक केंद्र होगा, एक राज्य होगा, एक शासन के रूप में होगा जहाँ पे शासन एवं सहायता प्राप्त करने का अनुदान। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको यही सोचना है कि जो भारत में समाज कल्याण की बात अगर हुई है तो ये शैक्षिक आधार पर किया गया था, शिक्षा के आधार पर किया गया था। तो वर्तमान में आज के समय में जो है भारत में समाज कल्याण जो योजनाएं बनाई गई थी प्रशासनिक रूप में वर्गीकरण जो किया गया था, तो एक था आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा था केंद्र पर, तीसरा था राज्य पर, चौथा था आपका शासन और सहायता प्राप्त अनुदान और समाज कल्याण के माध्यम से, जिसमें NGO का नाम आ जाता है, संस्थाएं वगैरह का नाम इन्वॉल्व हो जाता है, ये चीज़ें आ जाती हैं। और नंबर 5 पे भी आप देख लीजिए इसमें, तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा जो सहायता प्राप्त अनुदान और समाज कल्याण के रूप में जो NGO होता है उसका प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और एक कुछ होती है निजी संस्थाएं जो प्राइवेट होती हैं, उनके द्वारा जो समाज कल्याण का रूप होता है उसमें प्रशासन। तो ये एक प्रकार का वर्गीकरण है कि समाज कल्याण का प्रशासन कैसे कैसे कर सकते हैं।
तो इंटरनेशनल हो जाएगा, केंद्रीय हो जाएगा, समाज राज्य हो जाएगा, शासन हो जाएगा। और शासन कौन पा, जो गैर सरकारी होगा, ठीक है वो। और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होगा जो अनुदान प्राप्त करेगी, किसको, एनजीओ को। और एक निजी हो जाएगा जो आपको समाज कल्याण का प्रसारण की बात है। निजी किसका, तो निजी का मतलब हो जाएगा आपका जो प्राइवेट वाले, निजी मतलब प्राइवेट वाले, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, स्वैच्छिक संस्थाएं दे रखा है, तो आप निजी कहिए या स्वैच्छिक कहिए, बात दोनों एक है, ठीक है भाई, कोई अलग नहीं है। निजी और स्वैच्छिक दोनों बात एक ही, संस्थाओं द्वारा दिए गए समाज कल्याण प्रशासन, दोनों बात एक है। तो ये हो जाएंगे आपका, ठीक है। और यहाँ से मैं आगे किसी की क्लास भी है, आगे जो मैं क्लास जो है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो मैं करूँगा कल आप लोगों का स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसके आगे से नहीं, ये होगा समाप्त। इसके आगे की जो बात होगी, ये सब जो बचा हुआ है ना आपका, मैं वहाँ पे करवा दूंगा, यूनिट नंबर 4 में करवा दूंगा, ठीक है। कल मैं स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों का टेक्निक है कुछ, उस टेक्निक को समाप्त कर देता हूँ। कुछ उपकरण है, मतलब यूनिट 2 कल आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कल यूनिट समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? जी सर। तो अभी आप लोग को मैं बता देता हूँ, 8 बजे से मेरी एक और क्लास चलेगी। संजय राठौर जी, कुछ समझ में आया, कुछ दिमाग में आज घुसा? जी सर, अच्छी क्लास है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ आया है तो अभी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर डेली रहेंगे तो, है ना। चंद्रेश जी, महेश सर, समझ में आया कुछ? सर मेरी छुट्टी हुई क्लास सारी यूट्यूब पे मिल जाएगी? हाँ, कुछ वीडियोस हैं, मैंने उसको प्ले लिस्ट कर रखा है, उसको मैं देता रहूँगा एक, ठीक है। प्ले लिस्ट में जा जाकर आप देख लेना उसको, ठीक है, प्ले लिस्ट से। ओके। अभी 8 बजे एक क्लास और होगी प्रैक्टिस, उसको देखना, प्रैक्टिस कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जी सर। लिंक यही रहेगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चंद्रेश जी टेंशन ना लें, सारी क्लासेस हो जाएंगी आपकी सितंबर तक। नवंबर में एग्ज़ाम में सारा समाप्त कर दूँगा। इनका एग्ज़ाम जैसे ही अक्टूबर में समाप्त हो जाएगा ना, 6 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा इन लोगों का। जैसे ही समाप्त होगा तो आप लोगों की क्लासेस जो हो जाएगी फिर सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। फिर तो आप लोगों का सारी चीज़ें तेज़ी से चलेगी, 1 महीने में तेज़ी से चलेगा, तीव्र गति से चलेगा। आप लोग फोकस करो पेपर फर्स्ट पार्ट ए का, पेपर सेकंड की तो आप क्लास ले रहे हो, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग, है ना। सारी चीज़ें समय समय पर प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, ठीक है। जो चीज़ें नीड है वही चीज़ें, अभी प्रैक्टिस पे ज्वाइन करना आप लोग, ठीक है। चलो ओके, चलते हैं। जी सर। ओके, बाय बाय सभी से।